कहा कि सुकून तो सिर्फ कब्र में आता है, तो बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया। बड़े बड़े डाकू गुंडे हैं, उनको पकड़े। बड़े डाकुओं को जब पकड़ते हैं, छोटे चोर वैसे डर जाते हैं। हमने इस नालायक और नाअहल हुकूमत को घर भेजना है। दीवाने की बड़के हैं, कई 6 महीने बर्दाश्त करना पड़ेगा बिलावल साहब आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज फिर बरसे, वो मियांवाली के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब को कह दिया है बड़े डाकुओं को पकड़ा जाए, छोटे डाकू खुद ही डर के भाग जाएंगे। इमरान खान ने एक गिला भी किया। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो मैंने कब्र में सुकून आने का बयान दिया था उसका गलत मतलब लिया गया। उन्होंने इस बयान की वजाहत भी की, लेकिन जो उन्होंने टीके से सुकून आने वाला बयान है उसकी अभी तक वजाहत नहीं की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे के लिए अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। उम्मीद है उनको मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी सालसी याद रहेगी। पाकिस्तान ने कोशिशें की, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात को फैसिलिटेट किया और अब ये उम्मीद आ गई है, वो दिन आ रहा है कि 29 तारीख को अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान दोहा में ये मुआहदा हो जाएगा। 40 साल के बाद अफगान अवाम अपनी सरजमीन में खून नहीं देखेंगे, जंग नहीं देखेंगे, वहाँ लड़ाई नहीं देखेंगे। ये हमारे मौज़ूआत हैं। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, रुकन कौमी असम्बली PTI। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन किया है जनाब इजाजुल हक साहब ने, मुस्लिम लीग Z के सरपरस्त हैं, सरबराह हैं। बहुत शुक्रिया इजाजुल हक साहब, आपने वक्त निकाला। और हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने, साबिक सेक्रेटरी डिफेंस, साबिक वज़ीर दिफा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया। आज वज़ीर आज़म गए हुए थे मियांवाली, अपने इलाके, अपने डिस्ट्रिक्ट में। एक तो वजाहत कर दी उन्होंने कि कब्र में सुकून मिलता है, वो तनकीद हुई थी, जाहिर है उस पर उन्होंने कहा कि बंदा ज़िंदगी भर सीखता है, मैंने तो इस कॉन्टेक्स्ट में बयान दिया था। दूसरे सुकून वाली वजाहत नहीं की। ये ज़रूरी होता है कि एक बात की जाए फिर वजाहत दी जाए वज़ीर आज़म के लेवल तक खड़े होकर। आप खुद डॉक्टर हैं, मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ ये बात। आपने जो कब्र की बात की, मुझे तो अमजद साबरी की वो कवाली याद आती है, कब्र अंधेरी में। जब मैं बहुत उससे मोहब्बत करता था, उसको बुलाता था और सुनता था। आपने जो बात की इस वजह से उसका नाम याद आ गया। बात सिंपल में ये है कि आज जो आपने टॉपिक अपने इंट्रो में लिया है, ये सियासत के अंदर पहली तो चीज़ मैं समझता हूँ कि खान साहब को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और बिलावल को भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो क्राइसिस हैं वो रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ ख़त्म हो सकते हैं। इस वक्त मुल्क की आज हमें तो ये सोचना चाहिए कि वो ट्रंप भारत में आ रहा है, हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, जबकि अफ़गानिस्तान का 29 तारीख को जो 40 साल जो मुआहदा हो रहा है उसका तो पाया शुरू ही जो है वो पाकिस्तान से होता है। अगर पाकिस्तान का उसमें रोल नहीं होता, अगर रशिया टूटा, अमेरिका ने जंग जीती, फिलहाल तो हमें तो उस टॉपिक पे जाना चाहिए। आपने फिर तो अच्छे मूड को बना, अच्छा मूड है। वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की, 2 तकारीर की। बिलावल कल कह रहे थे कि 6 माह के लिए ये हुकूमत मैक्सिमम चलेगी, आज उसका जवाब भी दे दिया। तो ये जवाब तो चल रहा है। बिलावल को अब जो है ना वो PTI भूल गया है, बिलावल को अब PMLN के पीछे अब पड़ गया है। इस वजह से बिलावल साहब की बात नहीं कर रहे। बिलावल साहब तो ठीक कह रहे हैं ना कि क़यादत है तो उसको मुल्क में रहना चाहिए ना। जो भी बहरहाल अब बिलावल साहब और एंगल के ऊपर है, उसके ऊपर तो मैं तबसरा नहीं करूँगा, मेरा काम भी नहीं है, वो नून लीग वाले करेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारा जो फोकस है, ये इदारे, ये जिस तरीके से कौन चोर है कौन नहीं है, सज़ा जज़ा का कानून आज तक पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा है। और मैं चाहता हूँ, बात कर रहे हैं जो सियासी तकरीरें ऐसे होती हैं और मैं समझता हूँ होना चाहिए, ये हमारा मैनिफेस्टो है, मगर आज तक पाकिस्तान में सज़ा जज़ा का कानून नहीं बना है और नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो मैंने स्टडीज़ के अंदर की है। इस निज़ाम को बदलने के लिए जब तक सारे लोग सीरियस नहीं होंगे तब तक ये निज़ाम भी जो ना वो नहीं बदलेगा। ये बहुत ज़्यादा कोशिश हो गई,
मगर मैं आज भी ये मेरा फोकस आज इस चीज़ के ऊपर होगा कि हम ये डाकू चोर ख़त्म करें, ये नाहल नाला ख़त्म करें अल्फाज, और आए मिल के इस मुल्क को संवारें। अगर वजीर आजम के डाइस से, वजीर आजम के जलसे से वही बातें होंगी जो कंटेनर पे थी, जो धरने में थी, जो 100 तो अगर यहाँ से और आज भी अगर वही बात होंगी तो आप दूसरी सियासी जमातों से गिला करेंगे क्या? एजाजुल हक साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब वो बैठते थे, हम दोनों साथ में जब बैठते थे, आधा घंटा हमारी इन चीज़ों के ऊपर ही होती थी कि किस तरीके से चलना है गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ, मैं उस वक्त भी मेरी पॉजिटिव थिंकिंग थी, आज भी मेरी पॉजिटिव। चले मैं इजाजुल हक साहब से ही पूछ लेता हूँ। इजाजुल हक साहब, वजीर आजम ने आज फिर कहा, उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब को हमने हुक्म दिया है कि बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ा जाए, छोटे डाकू खुद डर के बैठ जाएंगे। अभी आटा भी खाया गया था, तो ये क्या है? मतलब एक ही पार्टी में या दूसरी पार्टियों में डाकू बैठे हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर रमेश साहब का, जनरल लोधी साहब को भी मैं सलाम करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बातें की अभी। मैं लाइटर नोट पे ज़रा स्टार्ट लेता हूँ, क्योंकि आज मैं गया हुआ था एक फंक्शन में, उलमा कराम का फंक्शन था, तो वहाँ पर किसी ने मुझे कहा कि देखो ये मौलवी हमें सारी उम्र डराते रहे, कब्र के अजाब, कब्र के अजाब। कितना अच्छा प्राइम मिनिस्टर है हमारा जो कह रहा है कि जनाब वहाँ तो जाके सुकून मिलेगा हमें। तो वो ये बात उन्होंने बताई। तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी हुकूमत को जो रमेश साहब ने बात की कि एक ज़रूरत इस बात की है कि अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस कई चीज़ों पे बनाने की ज़रूरत है। और बड़े डाकू, छोटे डाकू तकरीरें करने की और बात है, पकड़ने की और बात है। एक आदमी जो 3000 9000 का जुर्म करता है या छोटा मोटा गांजा बेचता है तो 3-3 साल कैद काट लेता है। वो बड़े बड़े 30 मार खान जो हैं वो अरबों रुपए लूट के चले गए, बड़ी बड़ी इंक्वायरीज हो गई, JITs बन गई, सब कुछ सामने आ गया, लेकिन किसी ने उनको हाथ नहीं डाल सके। चाहे वो किसी ग्रुप का नाम ले लें या किसी शख्सियत का नाम ले लें, हमारे सामने है सब कुछ। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे तकरीरें करने के बजाय हमें इस वक्त जो मुल्क के अंदर मईशत की हालत है, महंगाई, बेरोज़गारी की हालत है, जो लाकानूनियत की हालत है, उस पर तवज्जो देने के लिए हुकूमत को डिलीवर करने की ज़रूरत है। और जब तक हुकूमत डिलीवर नहीं करेगी, देखें ये तकरीरें अच्छी होती हैं इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले, कंटेनर पे खड़े होकर जो तकरीरें की बहुत अच्छी थी वो, लेकिन आज लोग ये मांगते हैं आपसे कि आप उनको बताएं कि आपसे कंधों से ये बोझ महंगाई का, बेरोज़गारी का किस तरह उतारा जाएगा, आपको इस महंगाई से किस तरह छुटकारा देंगे, आपको एक इंसाफ हम किस तरह से मुहैया करेंगे ताकि आपको धक्के ना खाने पड़ें। बड़े डाकुओं को पकड़ने के लिए कोई तरीक़ाकार बनाएं जो कि हम सबको पता लगे कि अब कौन कौन से बड़े डाकू पकड़े जाएंगे। लोग तो यहाँ पे बड़े बड़े माफियाज नहीं पकड़े गए। और मज़े की बात यह है प्राचा साहब, मैं ये बात कहना चाहूँगा आज कि ज़रा थोड़ी सी नज़र उठाएँ 85 ऑनवर्ड्स, जब से मुल्क के अंदर जमहूरियत कह लें, नीम जमहूरियत फिर जमहूरियत चलनी शुरू होगी, ये माफिया जो है इसको आप देखेंगे, चाहे वो आटे का है, चाहे वो चीनी का है, चाहे वो टमाटरों का है, चाहे वो मिर्चों का है, जी हर हुकूमत के साथ वही लोग नजर आएंगे आपको। और जैसे ही उनको पता लगेगा अभी हुकूमत जाने वाली, आप देखेंगे फौरन जंप मार के दूसरी तरफ चले जाएंगे। और अब मैं इंतजार में बैठा हूं कि कब ये लोग इस किश्ती से उतर कर और फिर एक नारा लगाएंगे कि जनाब हम किसके साथ जाने वाले हैं। ये तो इनको देखकर मैं ये भी जैसे कि पेशीनगोई कर देता हूँ फ़ौरन कि भाई अब फलां जो है वो हुकूमत में आने वाली है पार्टी, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग जो है ना, अब बड़े बड़े माफियाज जो हैं ये उनके साथ जो है चले गए। जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसी पॉइंट के बारे में। जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जनरल साहब, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, वो सिस्टम के मतलब है, ना कि किसी पार्टी के मतलब। बात यह है कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अज़ाइम सबके बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बादशाहत तो नहीं है ना कि मैंने हुक्म दिया और वो हो गया। दरमियान में एक मशीनरी है जो होनी चाहिए और जो है नहीं, जिसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। तो बहुत अच्छे ख्यालात हैं हमारे वज़ीर आज़म के, बहुत नेक नीति के साथ वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनकी सोच है।
बड़े सिंसियर हैं, बड़े ईमानदार भी हैं, लेकिन अगर तो उन्होंने ये काम खुद करना हो अपने हाथ से तो अभी तक हो जाता। बात यह है कि आपकी अदालतें मौजूद हैं, वो किसी एक चीज पे स्टे दे दे, बिल्डिंग को रोक दे रुक जाती है, बिल्डिंग को गिरा दे गिर जाती है। अब वो कहें जी ये काम 6 महीने में कर दो, चाहे वो 6 साल में ना होने वाला हो, तो बस आप हैरान परेशान उनकी तरफ देखते हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशन जीरो है। आप पकड़ लेते हैं बंदों को, जब प्रोसिक्यूशन की बात आती है वो उनको कुछ खिला देते हैं, वो वहां जाके बात ही नहीं करते। आपके बड़े बड़े वकील जो जाके वहां पर गुफ्तगू करते हैं, अंदाजे गुफ्तगू वो आपके सामने है। भाई ये पूरा सिस्टम टूट फूट का शिकार है, इसके अंदर बहुत सारे पुर्जे मौजूद नहीं है, बहुत सारे पुर्जे काम करने को तैयार नहीं है, बहुत सारे पुर्जों ने साहब ये तो जो लीडर बैठा हुआ है, मैन ऑन द टॉप, उसको चलाना है ना इस सिस्टम को लेकर। आज जैसे वजीर आजम ने खुद कहा कि जी वो कब्र में सुकून वाली बात उन्होंने वजाहत की और कहने लगे कि बंदा पूरी जिंदगी सीखता है। वजीर आजम या रियासत को चलाना, स्टेट को चलाना, स्टेट क्राफ्ट तो एक एक्सपीरियंस का काम है, तजर्बे का काम। ये जो सीखने वाली बात है ना, मैं इसको नहीं मानता। आप कौम के ऊपर सवार होके अपने या सवार करके किसी वजीर आला को ये कहें कि वो सीख रहा है, ये बहुत गलत बात है। आप स्टेक होल्डर देखें कितने गरीब पिस रहे हैं और आप सीख रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। आपको सीखा सिखाया आना चाहिए था, आपको पहले सीखना चाहिए था, बाद में इधर आना चाहिए था। अगर सीखने के लिए आए हैं तो बड़े मतलब ये कि अगर बाकी लोग, वज़ीर आज़म तो खुद तो शायद बहुत कुछ जानते हो, और कुछ लोगों के बारे में भी वो कहते हैं कि वो सीख लेंगे। अरे मेरे भाई, जब तक वो सीखेंगे यहाँ तो तबाही और बर्बादी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं हो सकती पाकिस्तान में। ये नहीं हो सकता कि आप सीखने के लिए आए या कोई सीख रहा है। अगर सीखे हुए हैं तो काम करें, अगर आपको नहीं ये आता तो फिर सोचें कि जनरल साहब बहुत अच्छी बात की आपने कि मुल्क चलाना होता है, सीख के जो आता है वही मुल्क चलाता है। इधर रुकिएगा नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को इमीडिएट नेबर होने, एक हमसाया होने की हैसियत से? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। इजाजुल हक साहब, हम बात कर रहे हैं सदर ट्रंप के दौरे भारत के हवाले से। सदर ट्रंप रवाना हो चुके, क्या वाकई वो वहां पर पहुंचेंगे? तिजारत के हवाले से उनके दरमियान टसल चलती रही। सदर ट्रंप ने शिकवा भी किया, लेकिन $2.6 बिलियन का हेलीकॉप्टर का डील उनका लॉकहीड के साथ फाइनल हो चुका है। इस दौरे की क्या अहमियत हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, ट्रंप के लिए तो 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया और अमेरिका एक और लीग में आप दाखिल हो चुके हैं। उनका एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी हो चुका है। और ट्रंप के दो चीज़ें, एक तो वो ये देखता है कि इकॉनमी इंडिया की जो है बहुत बड़ी है, और इस एंगल से वो देखते हैं इंडिया को। दूसरा, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो बड़े सपोर्ट करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के दौरान। तो अब वो ये दोनों इलेक्शन का साल, ये है भी इलेक्शन का साल। बिल्कुल, ये इलेक्शन का साल है। और आपने देखा होगा कि ह्यूस्टन में जब मोदी के साथ उसने बड़ा जलसा किया था, तो वो इस तरह जलसा कर रहा था जिस तरह लोहारी गेट में या कहीं वहाँ पे जो दिल्ली गेट है वहाँ पे कर रहा हो, इस तरह वो सपोर्ट कर रहा था उनको। तो दूसरी बात ये कि देखें, पाकिस्तान के अभी तक तो ये होता रहा कि क्लिंटन गिला करने ही बेशक आया हो, लेकिन अगर इंडिया गया था तो पाकिस्तान ज़रूर आया था। लेकिन अब ये जैसे जैसे हालात हमसे दूरी होती जा रही है। क्लिंटन आया था, जॉर्ज बुश आया था 2004 में, जॉर्ज बुश आया था इधर सब पाकिस्तान। जॉर्ज बुश तो कई मरतबा आ चुका था। अफगान उसके सीनियर बुश जो था वो जहाद के दौरान भी एज वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ आता रहा, कई मरतबा आया यहाँ पे। बल्कि तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि आपने अभी बात की थी कि अफगानिस्तान का मुआहदा होने के लिए जा रहा है, और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उसके अंदर अपना हमारा एक रोल है उसके अंदर। और हमेशा अफगानिस्तान का, मैं हमेशा कहा करता था कि तमाम सड़कें, ऑल रोड्स विच लीड टू अफगानिस्तान दे गो थ्रू पाकिस्तान, कि इसके बगैर कभी ये मुआहदा नहीं हो सकता जब तक कि पाकिस्तान उनकी हेल्प ना करे। लेकिन इन रिटर्न हमारे साथ क्या, FATF में हमें, ये इधर रुकिएगा इजाजुल हक साहब, इधर रुकिएगा। मैं इस इशू पे आता हूँ, अफगानिस्तान वाली बात पे मैं आता हूँ। डॉक्टर साहब,
एजाजुल हक साहब कह रहे हैं कि हमें कश्मीर के हवाले से सदर ट्रंप की बातों से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और बहुत सारे लोग यही तासुर रखते हैं, परसेप्शन यही रखते हैं। लेकिन सदर ट्रंप ने जब भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई, उन्होंने कश्मीर की बात की, उन्होंने कहा मैं उधर भी बात करूंगा। एक बार उन्होंने कहा था कि मोदी ने मुझे कहा था। अभी 2 दिन पहले स्टेट डिपार्टमेंट ने भी ऐलान किया कि जी जब जाएंगे वहाँ, अमेरिकन इंतज़ामिया का ऐलान है, जब उधर जाएंगे तो कश्मीर के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। हाउ अपबीट यू आर? देखिए, जब मेरी मुलाकात हुई थी मैंने उस टाइम पे ये जरूर बात की थी नरेंद्र मोदी से, जब नरेंद्र मोदी से, फरवरी का ही महीना था, सुषमा स्वराज से भी यही फरवरी का महीना था, पुलवामा के दिनों में आप गए। उन्होंने कहा कि आई एम ए सुपर पावर, मेरा सालसी कौन बनेगा। तो जब ट्रंप ने ये कहा तो मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई थी मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडिया का ईगो बहुत बढ़ चुका है। अगर जैसे अभी जो बताया, ट्रंप की सपोर्ट थी मोदी को और मोदी आया है, और वहाँ पे मोदी की सपोर्ट है ट्रंप को, और ट्रंप दूसरी मर्तबा आ रहा है। अगर कोई आज मुझसे पूछे कि दुनिया के अंदर अक्लमंद बंदा कौन है, तो लोग ट्रंप को पागल कहेंगे। मैं कहूँगा ट्रंप जितना अक्लमंद बंदा कोई नहीं है। उसने अपनी इकोनॉमी, अपने अमेरिकन इंटरेस्ट को बहुत आगे बढ़ाया। देखिए सऊदी, आपको पता है कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट किसकी हो रही है? अभी सऊदी की हो रही है। कश्मीर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसके अंदर मेन रोल सऊदी का है। वहाँ पे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सऊदी के आ रहे हैं। आप इस वजह से उस चीज़ में ट्रंप अगर कहे अमेरिका सुपर पावर है, आज वो कहे तो बहुत कुछ हो सकता है। आज इस खित्ते के अंदर विजिट हो तो मैं समझता हूँ इधर आना चाहिए। हमें थोड़ा सा देखो रियलिस्टिक होना चाहिए। हम रियलिस्टिक नहीं होते हैं, हमने माजी में भी रियलिस्टिक नहीं हुए, आज भी हम रियलिस्टिक नहीं होते हैं। अभी एक हमारा प्रिंट आउट निकला अफगानिस्तान पे, मैं आगे जाऊंगा, मैं अगले सेगमेंट में जाऊंगा। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया फाइनली। अस्सलाम वालेकुम चर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। हम पहले सेगमेंट में तो हम बात कर चुके पॉलिटिक्स की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सदर ट्रंप भारत के लिए रवाना हो चुके हवाले से। बार बार हमारे वजीर आजम ने भी उनको याद कराया और उन्होंने भी कहा कि मैं हाँ सालसी के लिए तैयार हूं। क्या पाकिस्तान को कुछ उम्मीदें रखना चाहिए जब ट्रंप दिल्ली में होंगे, अहमदाबाद वो आ रहे हैं, वो आगरा भी जाएंगे, तो इन कश्मीरियों के हवाले से अच्छी खबर हम सुन सकते हैं? देखिए राजा साहब, 2 गुजारिशात बड़ी बातें हैं। एक तो ये कि दुनिया में मुल्क जो होते हैं वो अपने मुफादात देख के फैसले करते हैं, और हिंदुस्तान के साथ अमेरिका का मुफाद बहुत बड़ा है, लिहाजा उनको हिंदुस्तान के साथ अपने मामलात तय करने हैं और वो किसी बदमजगी में दाखिल नहीं होंगे। ऐसा कोई बैड टेस्ट जो ना करता हो या इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। अगर हम ये तो करें कि प्रेसिडेंट ट्रंप या अमेरिकी गवर्नमेंट हमारी वजह से या हमारे बिहाफ से हिंदुस्तान के साथ कोई बात करेगी, वो जो उन्होंने बातें की कि हाँ मैं कोई सालसी के लिए तैयार हूँ, उसका न तो हम भी कोई प्रॉपर जवाब दे सके और ना इस बात से आगे कोई बात चल पाई। अगर वो सालसी के लिए तैयार थे उसकी कोई शराब दे देते, उधर से कोई बात करके कि हिंदुस्तान उस पर राजी है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप से ये तवक्को रखनी, जो खुद एक रेसिस्ट है, जो खुद अपने मुल्क के अंदर अकलियतों के साथ, अपने मुल्क के अंदर इमिग्रेट्स के साथ और दुनिया भर में जिस रवैये के साथ वो रीजन के साथ या मुसलमानों के साथ, उसने फलस्तीन में जो कुछ किया है, जो इजराइल के साथ उनके ताल्लुकात हैं, उसके बाद भी किसी को कोई गुमान और शक है तो वो दीवाने के ख्वाब में देखने में क्या हर्ज है। दो मुझे एक चीज नजर आ रही है, मैं समझता हूं अगर उसको ट्रंप को इंडिया के अंदर इस वक्त कैब बिल जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुका है। ट्रंप हो सकता है उसके ऊपर बात करे और मोदी उसके ऊपर कहे कि इसको मैं वैसे ही रिव्यू कर रहा हूं, उस इश्यू के ऊपर बात हो सकती है। ये शहरियत वाले बिल की बात, शहरियत वाले बिल साहब, वो बिल का इशू भी शायद वो बिल का इशू उनके यहाँ जो 1-on-1 मीटिंग है या कोई इंडोर मीटिंग के अंदर डिस्कशन हो। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ ये बिल वाला इशू जो है ये पब्लिकली डिस्कस नहीं होगा और प्रेसिडेंट ट्रंप इस पे बिल्कुल कमेंट नहीं करेगा।
बात तय करने के लिए वो इस खिते के अंदर जो हेजमनी ऑफ इंडिया है वो क्रिएट करके अपने अमेरिकन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने आ रहे हैं। हाँ, किसी ऐसे फोरम पे जिसमें पाकिस्तान भी हो, दीगर ममालिक भी हो, उस फोरम के ऊपर कोई न्यूट्रल सी बात करके थोड़ा बहुत अपने तासर अमेरिकन का बेहतर रखने की कोशिश हो तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसी बात करे, वरना हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरी दानिश में जो शख्स अपने मुल्क के अंदर आज, जबकि दुनिया और खासतौर पर उनका मुल्क जो एक बहुत डेवलप्ड डेमोक्रेसी है, एक लिबरल डेमोक्रेसी थी, वो लिबरल डेमोक्रेसी को आज रेसिज्म की तरफ ले आया है। और वो इजराइल के अंदर वहां पे इजराइल की उस जो पॉलिसी है जो बिल्कुल ना मुनासिब और ना माकूल है, जो जुल्म है, तो उसको बड़े खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। उससे हमें ये तवक्को रखनी कि वो हमारे बिहाफ पे बड़ी आला इंसानी इक़दार की बुनियाद पे बात करेगा तो मुझे तो नहीं लगता। चले चर साहब इधर रुकिएगा, इसी नुक्ते पे रुकिएगा। जनरल साहब, माजी में हमने देखा, अभी एजाजुल हक साहब सदर क्लिंटन के दौरे की बात कर रहे थे, फिर जूनियर जॉर्ज बुश भी 2004 में आए थे इंडिया, पाकिस्तान भी आए थे, लेकिन जब भी कोई ऐसा हाई प्रोफाइल विजिट हुआ वहां कोई ना कोई वाकया हुआ। क्लिंटन जब आए थे, छत्ती सिंहपुरा का वाकया हो गया था, वो कश्मीरियों पे इल्ज़ाम लगा, अब आके 15-20 साल के बाद वो कश्मीरियों से वो इल्ज़ाम हट गया। पाकिस्तान की क़यादत बार बार कहती है, पुलवामा से लेके आज तक वार्न किया जाता है कि भारत कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। कितना इस वक्त पाकिस्तान को विजिलेंट रहने की जरूरत है? जी देखिए, विजिलेंट तो पाकिस्तान को रहने की जरूरत है और वो मेरा ख्याल है विजिलेंट होंगे भी। लेकिन ये जो आप पहले बहस कर रहे थे, इस पर मैं एक बात करना चाहूंगा जी प्लीज, कि देखिए अमेरिका के इस खित्ते में बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं और वो जब अफगानिस्तान में था तो वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से देख रहा था। और वो इंटरेस्ट है सर्कमवेंशन ऑफ चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रूस ये रास्ता इस्तेमाल करके कहीं बेर अरब में ना चला जाए, इंडियन ओशन में ना आ जाए। तो ये उस जो जिस काम के लिए वो आ रहा है वो दो ही काम है। एक तो ये कि जो माशी इनके ताल्लुकात है हिंदुस्तान और अमेरिका के, उसकी बात करने आ रहा है। दूसरा ये है कि जब हिंदुस्तान को वो कहेगा जब आप हमारे इतने गहरे पार्टनर हो, हमने इतनी आपस में मुआहदे किए हुए हैं, सिक्योरिटी के मुआहदे किए हुए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के किए हुए, लॉजिस्टिक के किए हुए, और भी हो सकता है किए हो, तो जब ये बात वो करना चाहेगा तो ये जो है ना, मैं इस बात पे मेरा अपना इसरार ये होगा कि वो जरूर बात करेगा कश्मीर की और जरूर बात करेगा सिटीजन एक्ट की, लेकिन किस मकसद के लिए करेगा। जब भी आपने किसी से चीज मनवानी हो तो या तो आप लालच देते हैं या आप धमकाते हैं, वो ये दोनों चीजों को इस्तेमाल करेगा। यानी एज अ बार्गेन चिप यूज करेगा सदर ट्रंप कश्मीर का। हमारे लिए नहीं करेगा, वो हमारे लिए नहीं करेगा। वो कहेगा कि यार तुम देखो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और हम इसका इतना ववेला नहीं मचा रहे, तो क्या मचाना शुरू कर दें, तुमने वो किया। फिर भारत को वो मनवाएगा। भारत का पैगाम तो जनरल साहब, पैगाम तो 3 बार सदर ट्रंप ने दिया है ना कश्मीर के हवाले से। वो वज़ीर आज़म जुलाई में गए थे, फिर सितंबर में गए थे, फिर अभी मुलाकात जो हुई थी, तीनों बार सदर ट्रंप ने कहा कि हाँ मैं बात करूंगा, मैं विलिंग हूं। और अभी 2 दिन पहले अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि ये मामला उठाएंगे दिल्ली जाकर वो। हाँ, तो इस बात को आप समझे ना कि वो क्यों उठाएंगे। अगर हम समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए उठाएंगे तो ये हम बिल्कुल गलतफहमी में, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उस मामले को एज ए विपिंग स्टिक इस्तेमाल करेंगे फॉर इंडिया को मनवाने के लिए अपनी बातें। और बहुत बड़ी बात उन्होंने मनवानी है, जब तक इंडिया माना नहीं है। इंडिया अफगानिस्तान में किसी किस्म का रोल में भी नहीं है और वो करने के लिए तैयार भी नहीं है, जबकि अभी वो वहां से निकलने वाले हैं अमरीकी। वो कह रहे हैं कि इस इलाके में हमारा इंटरेस्ट कौन लुक आफ्टर करेगा। इसलिए उन्होंने जो बात याद रखे, एक बात याद मुझे करने दे, वो याद रखें जब उन्होंने कहा था कि इमरान खान मेरे दोस्त हैं और हम पाकिस्तान के जितने करीब अब है कभी नहीं थे। ये बड़ी खतरनाक बात है। याद रखें कि अगर हिंदुस्तान हमारी हुकूमत खुश थी, हमारी हुकूमत बड़ी खुश थी जनरल साहब, आप कहते हैं खतरनाक बात है। बस ये फिर मेरा तज्जिया है, ये आगे जाके पता चल जाएगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने संडे के दिन जो अपना प्रेस रिलीज इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया, मैं नहीं समझता हूं कि ट्रंप उधर कोई ऐसी बात करेगा। ट्रंप अगर बात की
तो कोई मीडिया के क्वेश्चन के ऊपर कह सकता है कि मेरी कोशिश है कि जैसे ये दोनों जो मुल्क आपस में बने, मगर ज्यादा ऐसे ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अफगानिस्तान के हवाले से जनरल साहब ने कहा वो जाने वाले हैं और वहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट का लुक आफ्टर कौन करेगा, उनकी हिफाजत कौन करेगा, बात करेंगे अफगानिस्तान के तालिबान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुजव्वजा मुआहदे और पाकिस्तान के ऊपर असरात क्या पड़ सकते हैं, पाकिस्तान का फ़ायदा क्या हो सकता है, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया ये सारा मामला। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। जनरल साहब, अब मुआहदा हो रहा है, 40 साल जंग जो अफगानिस्तान में जारी रही, कभी वो जिहाद था, कभी वो सिविल वॉर थी, कभी वो टेररिज्म बना और फिर मुज़ाकरात हुए। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए क्या असरात हैं इस मुआहदे के जो 29 को होने वाला है? मतलब ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि अफगानिस्तान के बाद अगर कोई मुल्क सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है अफगानिस्तान में, चाहे जंग हो चाहे अमन हो, तो वो पाकिस्तान होता है। तो पाकिस्तान के लिए, बल्कि इस खित्ते के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है अगर ये हो जाए। सिर्फ हमने देखना ये है कि ये जो इनकी इंटरनल इनफाइटिंग है अफगानों की, ये कैसे कंट्रोल होगी। मेरा जी कि जैसे पिछली दफा हुआ था ऐसा ना हो, अल्लाह नहीं करेगा कि ऐसा होगा। तो लेकिन बात यह है कि आपने उसका जिक्र भी किया है कि पाकिस्तान जो है बिला मुआवजा खिदमत गुजारी में अपनी मिसाल आप है। आप देखें कब से कितना हमने, पहले तो हम पर मुख्तलिफ तोहमतें लगती रही, हम उसको अपनी तरफ से झाड़ने की कोशिश करते रहे बेशुमार, इनको लेकर आए टेबल पर। ये जो पार्शियल सीज फायर रिडक्शन ऑफ वायलेंस है, इसमें हमने मदद की। प्रिजनर्स का स्वाप ओवर जो पहले थोड़े से हुए उसमें हमने मदद की, और जाके साइन दोहा में हो रहे हैं। भाई साइन इस्लामाबाद में होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब शुक्रिया अदा किया है, अमेरिका ने भी शुक्रिया अदा किया है कतर का, और शुक्रिया अदा किया है उन मुल्कों का जिन्होंने इसमें मदद की है, और तालिबान ने भी कहा है जी उन मुल्कों का शुक्र। उन मुल्कों का क्या मतलब यार, पाकिस्तान इज नंबर 1 मुल्क। तालिबान को छोड़ा भी पाकिस्तान ने नहीं था, पाकिस्तान से ही ट्रैवल करके दोहा गए। मेरी बात यह है कि आपकी इस दुनिया में इससे ज्यादा कोई इज्जत नहीं करता जितनी कि आप खुद अपनी इज्जत करते हैं। हमारी ये आदत है कि हम कहते हैं यार हम किसी काम के नहीं, हमारे गोडे लगे हुए हैं, हमारी मीशत का ये हाल है, खैर है करने दो। वरना हमें कम से कम 6 महीने पहले ये सारा काम रोक कर कहना चाहिए था कि पहले आप यहाँ से हटाएं। ये जो कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है, सारा कुछ किया है, नहीं करवा सकते। FATF से हमें निकलवाएं पहले, फिर हम आगे चलेंगे। इधर रुकिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की जनरल साहब, इधर रुकिएगा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। कायरा साहब, मैं आपकी ओपिनियन चाहता हूं। जनरल साहब कह रहे हैं कि इतना कंट्रीब्यूट पाकिस्तान ने, तालिबान कहां से गए थे? पाकिस्तान से ही गए थे। उनको अमेरिका के साथ बैठने के लिए राजी किसने किया? पाकिस्तान ने किया। न कश्मीर पे कोई डेवलपमेंट हुई, और FATF में भी हम बदस्तूर ग्रे लिस्ट में हैं। तो फिर पाकिस्तान का क्या मफाद है ये सब कुछ करने के लिए? आज भी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि 1.5 साल से हम कोशिशें कर रहे थे, अब आके ये वक्त आया है। साहब, गुजारिश ये है कि एक तो मैं क्योंकि डिफेंस ओरिएंटेड बंदा नहीं हूँ, मैं जरा अब पॉलिटिकली चीजों को देखने वाला हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें इन मामलात में थोड़ा सा रैशनल होकर देखने की जरूरत है। आप अमेरिका को आंखें दिखा सकते हैं क्योंकि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं, आप अमेरिका को आंखें दिखा सकते हैं कि आप बड़े स्ट्रेटेजिक जगह पे बैठे हो, लेकिन आपको बर्बाद करने के लिए उन्हें आप पे कोई फौज कशी करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर इतनी कंट्रडिक्शन मौजूद है और आप खुद ही इसके लिए काफी है। तो इस मामले में हम सब फौज करने की कायरा साहब की आवाज़ ब्रेक हो रही है नाजरीन। रमेश कुमार साहब, पाकिस्तान की मौजूदगी में ये 29 को दस्तखत होने हैं, पाकिस्तान के लिए क्रेडिट तो है, बट ये कंसर्न तो जनरल साहब कह रहे हैं, खुद कायरा साहब भी कंसर्न। पराचा साहब, कुछ ऐसे काम होते हैं जिस काम के लिए हमें क्रेडिट मेरे ख्याल में लेने भी ज़रूरत नहीं है। मैं आज कुछ लिख रहा था, थोड़ी सी रिसर्च देख रहा था कि ये जो भी कुछ हुआ, अमेरिका ने आके घुटने भी किया, हमने इसमें पहले भी बहुत सफ़र किया, 70,000 जानें हमारी गई, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हमारी
मुल्क में आई, मैं समझता हूँ आज भी हमें अपने मुल्क के बेनिफिट देखना चाहिए। अगर हमें इधर ओपनली आना था, हमने जो मदद की आउट ऑफ द वे जाके मदद की, ठीक है जो किया, मगर मैं समझता हूँ हमें FATF के ऊपर और कश्मीर के ऊपर हमारी बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत हो सकती थी, बिल्कुल थी और हमें करना चाहिए था। बिल्कुल हो सकती थी, मगर आज भी वो वक्त गया। आज भी इन चीज़ों में कम से कम ये बॉर्डर ये अपने जो है वो मजबूत रखें। ये इसके असरात आज आपको टेम्पररी, अमेरिका होशियार है, ट्रंप होशियार है, उसने एक सेफ एग्जिट लेने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए, अशरफ गनी को लाने के लिए, उन तालिबान से करने के लिए कि मैं कम से कम कोई चेहरा दिखा सकूं इलेक्शन में कि मैं इतनी सारी फौजें, इतना ज़्यादा एक्सपेंस, ये सारा चीज़ें ये मैंने कराया, ईरान के ऊपर मैंने ये करके दिखाया। ये सारी चीज़ें इलेक्शन की पूरी गेम थी जो हो गया है। मैं समझता हूँ आगे चल के इन चीज़ों के असरात पाकिस्तान के ऊपर नेगेटिव पड़ सकते हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी मुल्क की सरहदों को सिर्फ हमें ईस्ट नहीं देखें, महफूज बनाए। इजाद उल हक साहब, आप क्या समझते हैं तरीके से जाएं? ये इसको क्रेडिट हमने नहीं ली ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कोई अच्छा काम नहीं 70,000 जाने। इजाद उल हक साहब सरहदों को महफूज बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं 29 का जो मुआहदा हो रहा है विद इन अफगानिस्तान, आप क्या समझते हैं कि जब अफगानी आपस में बैठ के डायलॉग करेंगे, अभी तो अमेरिका के साथ हो रहा है ना, अशरफ गनी, अब्दुल्ला, रशीद दोस्तम, कमांडर इस्माइल और पता नहीं कितने ग्रुप्स हैं, उस वक्त क्या होगा जब अफगान अपना सुलह करेंगे बैठकर? देखिए, दो बातें मैं ये कहूँगा, क्योंकि जनरल साहब ने बड़ा अच्छा तज्ज़िया किया है। मैं मतलब उनके साथ एग्री करते हुए आगे चलूँगा। पहली बात तो ये है कि अफगान एक ट्राइबल सोसाइटी है, वो कभी भी कोहेसिव होकर नहीं सोचते। वहाँ जिसका ज़ोर ज़्यादा चलेगा, अगर तालिबान की मेजॉरिटी है तो वो कहेंगे जी हमारी हुकूमत होनी चाहिए, और अगर दूसरों की मेजॉरिटी होगी वो कहेंगे हमारी हुकूमत होनी चाहिए। पहली बात। दूसरी ये कि अमेरिका को शुरू से एक वहम रहा है, और वहम का इलाज जो है वो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। उनको ये वहम रहा है कि जी जो कुछ हमें जितनी पड़ी है, जितने हमें घुटने टेकने पड़े हैं, वो सब पाकिस्तान की वजह से हुए। अब उसमें पाकिस्तान कितना के हम कर करके दिखा रहे हैं उनको। हमने 70,000 जानों की कुर्बानी दे दी। आपका क्या ख्याल है कि वो कौन करवा रहा था ये सब? नहीं, लेकिन हक्कानी का तो अब आर्टिकल छप रहा है ना इजाद उल हक साहब, अब तो हक्कानियों का, रादर मैं कहूंगा न्यूयॉर्क टाइम में आर्टिकल छप रहा है ना, अब तो इतनी उनके दरमियान महंगी सी नजर आ रही है। नहीं, वो तो हमेशा उनके दरमियान महंगी रहती है। वो भी दिन मुझे याद है जब हिकमत यार को मिलने के लिए रेगन ने अपनी बेटी को भेजा था, जो कि एक जर्नलिस्ट थी, कि किसी तरह से इसको मनवाओ और मेरी एक मीटिंग इसके साथ हो जाए, एक तस्वीर खिंच जाए और न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर लग जाए और मैं दिखा दूं कि मैं ही इसका वो था। यही अब आज ट्रंप, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, वो भी यही चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से मैं ये दिखाऊं कि मैं वो बॉडी बैग्स नहीं बल्कि अमेरिकी फौज को ही वापस ला रहा हूँ। और वो कभी भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करेंगे आगे चलकर। वो इस वॉइड को, इस वैक्यूम को पुर करने के लिए वो कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान को मजीद वहाँ पर कोई किरदार, कोई रोल दिया जाए, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान को मंजूर होगा, बल्कि वहाँ की